डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग 28% अंक प्राप्त करेंगे। 28% अंक इसलिए प्राप्त करेंगे क्योंकि 20 एमसीक्यू अगर आपने सही कर दिए तो आपको 28% इंक्रीज हो जाएगा आपके परसेंटेज में। और आपका ये अंतिम पेपर है, तो आप जितना बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि ये अंतिम पेपर आपका परसेंटेज को सही भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है। और यहाँ पे जो प्रश्न दे रहा हूँ ये सारे आंसर्स भी दूंगा मैं, और हर चैप्टर के हम एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पूछा गया जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। रिंडरपेस्ट क्या है? तो रिंडरपेस्ट आप सभी को पता है ये बीमारी है, लेकिन ये कौन सी बीमारी है? तो ये आपका मवेशी प्लेग बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये कौन सी बीमारी है? मवेशी प्लेग। मवेशी प्लेग, क्योंकि आपका क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये मवेशी प्लेग है, कहाँ फैला था ये? तो अफ्रीका के सबसे ज़्यादा जानवरों में फैला था। ये अफ्रीका के सबसे ज़्यादा जानवरों में फैला था। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि मवेशी सबसे ज़्यादा रेंडर पेस्ट की वजह से कहाँ मारे गए? तो अफ्रीका में मारे गए। कितने प्रतिशत से ज़्यादा? 90% से ज़्यादा मवेशी मारे गए थे, यानी कि 100 अगर मवेशी हैं उसमें से 90 से ज़्यादा मर चुके थे। ये पशु प्लेग था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। इनमें से कौन मित्र राष्ट्र है? अब आप देख लेना कि आपने कितनी बेहतरीन तैयारी कर रखी है। आपको अपना खुद आंसर को पहले अंदाजा लगा लेना है कि आपने क्या सही सोचा है। मैं आंसर आपको बता रहा हूं, बस आपको सोचना है कि आपने क्या आंसर उसका सही सोचा था। बस आपको पता चल जाएगा कि आपकी परसेंटेज 28% आपको मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली। इसमें से कौन सा मित्र राष्ट्र है या मित्र राष्ट्र थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका, जो मित्र राष्ट्र थे वो हमारे कौन कौन से थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? एल डोराडो के ऊपर आपने सभी ने, मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों ने मूवी देख ली थी, जिसका नाम आया था KGF। ठीक है, इस मूवी में इसी स्पेस को दिखाया गया, इसी प्लेस को दिखाया गया, एल डोराडो को ही। और ये क्या थी आप सभी को पता है, इसमें क्या निकलता था? सोना निकलता था, यानी कि सोने की खानें थी इसमें। सोने का शहर कहा जाता था इसको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोने का शहर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सोने का शहर जो है, किदवंतियों की बदौलत सोने का शहर। तो यहाँ पे सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसे पूछा है निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो इनमें से कौन सा देश है जिसके पास वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो वो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदी से चीन ने दूसरों देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किए और अलग थलग पड़ने लगा? तो चीन ने किस सदी में यह काम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने 15वीं सदी से जो है अपने संबंध को दूसरे देशों से अलग करना शुरू कर दिया था। ये खुद को अलग जो है करने में लग गया था। 15वीं सदी इसका आंसर हो जाएगा। छठा जो प्रश्न है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया को जब यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाला जो मार्ग है उसको कहते हैं हम, यस, सिल्क मार्ग। सही समझा आपने। नेक्स्ट जो है सातवां प्रश्न, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कौन लॉ लागू किया था? तो वो कौन सा देश है जो, किस निम्न में से किस देश ने, ठीक है ना, किस देश ने जो है ये कौन लॉ लागू किया था? तो आंसर हो जाएगा वो था हमारा ब्रिटेन, यानी कि द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो 500 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो कौन सी चीज़ को नहीं जानते थे? तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, सब फलों का सब्जियों का राजा आलू। आलू के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। इसमें है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको देखो सीए में कराया है। ठीक है, और सी भी आप जरूर देख लेना, और सी भी मैंने करा दिया है। सभी के आंसर्स दिए हैं, मानचित्र करवाया हुआ है, इनको जरूर पढ़ लेना। बाकी का जब सीडी आएगा तो उसको भी पढ़ लेना, लेकिन ये एमसीक्यू को छोड़ना मत, क्योंकि ये एमसीक्यू आपको 28% आपका लॉस करेंगे। 28% आप जानते हो, 20 नंबर आपके 70 में से अगर 20 नंबर आपके नहीं आते हैं सही तरीके से, अगर 20 में 70 में से अगर 20 आप अंक प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब हो जाता है आपका 28%। तो 20 अंक तो आपको किसी भी हालत में लेने हैं जो आपको 28% आपके रिजल्ट में इजाफा करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लेना। और ये जो एमसीक्यू है ये वाकई में आपके लिए एक संजीवनी का काम करने वाला है। और अंतिम प्रश्न पत्र है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहा हूं मैं, और सारी चीज़ें दे रहा हूं जो आपके प्रश्न पत्र में देखने को आपको मिलने वाला है।
तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी को पता है महामंदी के कारण, तो यहाँ पे 9वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा स। इसके बाद जो है आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया। आधुनिक युग से पहले किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सिल्क रूट पे जो है पर्यटक नहीं गए थे। आपको सभी को आंसर होना चाहिए पता, तो द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 12वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा पहला यूरोपीय देश था जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की, तो वो यूरोप देश कौन सा था, तो वो था स्पेन। तो यहाँ पे 12 प्रश्न हमने देखे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस चैप्टर के 12 प्रश्न। अब आते हैं हम अगले प्रश्नों के ऊपर। ये जो प्रश्न है आप देख रहे हैं सत्ता के साझेदारी चैप्टर से। पहला प्रश्न, श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है। सभी को आंसर पता होगा और मेरे हिसाब से सभी ने आंसर टिक भी कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा सिंगली। इसके बाद बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं, तो बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं आपको बताना है, और आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। इसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ देखिए, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने अपने सेट में देखने को मिलेंगे, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको। सभी चीजें जो बता रहा हूं इसको पढ़ लेना। परसेंटेज अगर आपको मेंटेन करके रखनी है या फिर आपका परसेंटेज कम बनने वाला था, तो आप जो है इस अंतिम प्रश्न पत्र को सही तरीके से देकर के अपनी परसेंटेज को, ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, कितनी बार बेल्जियम के संविधान में संशोधन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 4 बार किया गया था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे चौथा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है, तो बेल्जियम की जनसंख्या आपको बतानी है और आंसर क्या हो जाएगा 1 करोड़ से कुछ ज्यादा। ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है, तो कौन सी जातीय समूह है जो बेल्जियम में सबसे अधिक निवास करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर डच। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ, तो बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण जो देश था जिसमें गृह युद्ध हुआ वो था श्रीलंका। ठीक है, तो यहां पर जो है खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको शायद सी में करवा दिया है, लेकिन आपको मैं बोल चुका हूं कि सी ए और सी बी देख लेना। परसेंटेज इंप्रूव करने का यह अंतिम प्रश्न पत्र है आपका, जिसमें आप परसेंटेज को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। इसके बाद जो है इसके हम सी डी को भी डालेंगे, उसको भी आप देख लेना। और यहाँ पर जो है सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, तो आपने अगर सी देख लिया होगा तो आपको सभी को पता होगा, इसमें इसका उत्तर मैंने बताया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका, इसका अंतर मतलब होता है कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका में सत्ता का वितरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 8वां प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपसे पूछा गया है और इसको भी हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है, तो ब्रुसेल्स में कौन सा जातीय समूह सबसे ज्यादा है, तो आंसर जो हो जाएगा उसमें है फ्रांसीसी भाषी जो है वो सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन, बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं, तो बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत होंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये बेल्जियम में केवल जर्मन बोलने वाले ये 1% हैं। तो यहाँ पे आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो सभी को आंसर अच्छी तरह से याद होगा और उन्होंने टिक भी कर दिया होगा कि ये सिंगली थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है, तो बेल्जियम में सामुदायिक जो सरकार है उसका चुनाव जो है एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, तो बेल्जियम में जो भाषा ये बोलते हैं उनका प्रतिशत जो है 40 है, 40% है। तो यहाँ पर ये आपके 13 प्रश्न जो है हमने देख लिए। अब आते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ और उसके प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो सभी ने आंसर्स नोट कर लिए, चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है संघवाद से जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे
आईएमपी, मोस्ट आईएमपी 28% के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं कि हमारे को 28% किसी हिसाब से छोड़ना नहीं है। जो 20 बहुविकल्प प्रश्न आएंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बाकी सारे सेट्स आपको देखते रहने हैं जो मैंने अवेलेबल करा दिए हैं आंसर के साथ में। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है, यानी हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं भारत के अंदर, कितने प्रतिशत हैं? तो आंसर हो जाएगा ये 40% हैं। तो यहाँ पे जो है ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो भाषाओं को शामिल किया गया अनुसूचित भाषाओं के अंदर, वो टोटल जो है 22 हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती हो, वो क्या कहलाती है? तो उस सरकार को जो है हम गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो है घ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? इससे पहले जो मैंने आपको सी बी और सीसी सेट करवाया उसमें से कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उसको हम बोलते हैं, बिल्कुल सही आपने टिक कर लिया होगा क्योंकि आपने ये सेट देख लिए हैं, तो आपको आंसर इसका पता है, मेयर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो आंसर आ जाएगा जम्मू और कश्मीर को। उसके बाद में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो है विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो आंसर क्या होगा? न्यायपालिका करेगी। ठीक है, न्यायपालिका करेगी। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? नगर पालिका और नगर निगम। तो यहां पर जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा विषय जो है इनमें से केंद्र सूची में शामिल नहीं किया जाता है? तो आंसर जो आपका हो जाएगा कानून एवं सुरक्षा, जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वें प्रश्न को देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो आपका क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा इसका 3 सूचियों में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू करने का समय था 1 नवंबर 1956। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे विषय किसी सूची में किस सूची में आते हैं? ये सूची है, ऐसे विषय किस सूची में आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों दोनों को ही होता है? तो वो कौन से विषय हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो विषय जो है समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। तो हमारे पे आंसर आ जाएगा ख ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट 12वां प्रश्न, अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो अपशिष्ट विषयों पे जो कानून बनाता है वो सरकार हमारा केंद्र सरकार है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें पूछा गया है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का परिणाम क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जब किया गया था तो दूसरे देशों को अधिक संगठित किया गया और इससे प्रशासन को आसान बनाया गया, और साथ ही साथ जो है इसने विघटन को बढ़ावा नहीं दिया जैसे कि कई राष्ट्रीय नेताओं को भय था। यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। अगर ये सारे सही हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी तीनों जो हैं इसमें सही है, ये परिणाम थे इसके। तो ये आपके हो गए संवाद चैप्टर से। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। 1968 ईस्वी के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1968 के ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है मैक्सिको में हुआ था। यहाँ पे का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो हमारे भारत में जो है सामाजिक विभाजन का आधार क्या नहीं है? वो है स्वास्थ्य। बाकी जाति से भी विभाजन होता है, धर्म से भी और भाषा से भी विभाजित हैं हमारे राज्य, कई बने हुए हैं भाषा प्रांत जो बोलते हैं। स्वास्थ्य से कोई भी राज्य नहीं बना हुआ स्वास्थ्य के आधार पर। तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है आपका तीसरा प्रश्न, इसमें पूछा गया, किन दो अफ्रो अमेरिकन खिलाड़ियों ने नस्लवाद की नीति के विरुद्ध 1968, ध्यान रखना ये सन याद रखा करो, में मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में अपना विरोध प्रकट किया था? तो वो कौन से खिलाड़ी थे? उनका नाम आपको याद होना चाहिए। आंसर है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अगला जो प्रश्न है, स्मिथ और कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया था? तो इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन ये था कि संघ ने उन्हें राजनीतिक बयान दे करके ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने का दोषी माना था। तो यहां पे घ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह
कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के पक्ष में विरोध किया था? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका खिलाड़ी का नाम आंसर आ जाएगा पीटर नॉर्मन। तो यहाँ पे पीटर नॉर्मन कौन है? आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है छठा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक विभाजन की बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार जो है वो क्या होता है? जन्म होता है, कि आपका जन्म किस समाज में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद हैं? तो श्रीलंका में जो विभेद पाए जाते हैं वो कौन से? भाषाई और धार्मिक दोनों हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? भाषाई और धार्मिक, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य अमेरिकी दास किस नाम से जाने जाते थे? तो अमेरिकी दास जो है, जो अमेरिका में दास माने जाते थे, गुलाम माने जाते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? एफ्रो अमेरिकन के नाम से जाना जाता था। तो एफ्रो अमेरिकन यानी कि घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नवा जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया युगोस्लोवाकिया के विघटन का इनमें से कौन सा उत्तरदायी था? तो युगोस्लोवाकिया का जो विघटन हुआ था, इसमें से क्या रीजन था उसका? तो आ जाएगा आंसर धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा। ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया था? तो अमेरिका में जो ये नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था वो था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है इसका प्रतिनिधित्व किया था। अब बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, जिसके एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। ये चैप्टर है आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसले। यहां पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन आदर्शों पर सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है? तो इन आदर्शों का नाम बताना है आपको कि कौन सा इसमें से वो आदर्श है जिसके ऊपर सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। तो एक धर्म को अन्य धर्मों से बेहतर मानना, इस पे भी आधारित है। धर्म के आधार पर वोट बैंक का निर्माण करना, इस पे भी आधारित है। राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, इस पे भी आधारित है। इसका मतलब ये सभी पे आधारित है। तो यहाँ पे आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं, निम्न में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, इनको बिल्कुल तैयार करें आप। तो यहां पे कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा स्कैंडिनेवियन। ठीक है, यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 2001 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो 2001 के अनुसार जो है ये साक्षरता दर जो है 54% है। तो यहाँ पे आता है आपका घ ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आपका निम्न में से कौन सा कथन धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचारों को प्रदर्शित करता है? तो इसमें से वो कौन सा कथन है जो गांधी जी के विचारों को प्रकट करता है? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ये गांधी जी के कथन से संबंधित है, उनके विचारों से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है आपका पांचवा प्रश्न, उसकी बात करते हैं। पांचवें प्रश्न को देखिए, और मैं जो भी वीडियो में लेट आए हुए हैं उन विद्यार्थियों को बोल दूं कि सीए सेट, सीबी सेट और सीसी सेट आप जरूर देख लेना। और सीडी सेट आपका जल्द ही आने वाला है। एमसीक्यू का जो वीडियो है इसको जरूर देखें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि ये वीडियो भाई देख लेना, इससे आपके 28% जो है रिजल्ट में बढ़ोतरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्म के आधार पर जो भेदभाव नहीं करता उसको बोलते हैं हम धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से भारत के लिए किस प्रकार का विभाजन अप्रत्याशित है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जातिगत विभाजन जो है अप्रत्याशित माना जाता है। तो यहाँ पे भी ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे प्राचीन काल में स्त्रियां खाली स्थान तक सीमित हुआ करती थीं। तो वो कहाँ तक सीमित हुआ करती थी? तो सभी को अच्छी तरह से पता है, घर की 4 दीवारी तक। इसके बाद है आपका आठवां प्रश्न। इसमें जो पूछा गया है, निम्न में से किसका आशय लिंग विभाजन से है? तो यहाँ पर जो है किसका आशय लिंग विभाजन से है? मैंने आपका सेट जो दिया था अभी मैंने बताया सी ए, सी बी और सी सी। अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल चुका होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आंसर हो जाएगा समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं के लिए निर्धारित असमान भूमिका। तो यहाँ पे का ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पुरुष और महिलाओं में ही जो है अंतर किया जाता है। इसी को जो है लिंग विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन करते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम नगरीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन करेक्ट होता है। 10वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं।
औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहा जाता है। तो औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले वाले महिला या पुरुष को क्या कहते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उसको बोलते हैं हम नारीवाद। तो यहाँ पे जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक तथ्य पारिवारिक कानूनों के अंतर्गत नहीं आता? तो वो कौन सा तथ्य है जो नहीं आता? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा चोरी डाके संबंधित मामले जो है पारिवारिक तथ्य के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको समझना है आपको। निम्नलिखित देशों में से किस देश के महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र के सहभागिता बहुत कम है? सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम है, तो वो कौन सा देश है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता जो है बहुत ही कम है? तो आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो है 13वां प्रश्न, इसके बाद अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर मानी जाती है 76%, 76%। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ जाति, धर्म और लैंगिक मसलों से। जो भी है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आने ही आने हैं, तो इनकी हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर है हमारा विकास। तो विकास जो आपका अध्याय है उससे संबंधित प्रश्न जो है एमसीक्यू, यहाँ पर 15 एमसीक्यू उससे जुड़े हुए देखेंगे। हमारे वीडियोस में बिल्कुल लिमिटेड एमसीक्यू दिए जाएंगे आपको, 200 500 700 एमसीक्यू नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल लिमिटेड एमसीक्यू दे रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल पेपर में जो छापे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न, देश की प्रति व्यक्ति आय, उसकी गणना, आय की गणना जो है कैसे, मतलब किस तरह से निकाली जाती है? यहाँ पे देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है? ये आपके सामने ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। तो में से नहीं होगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा में। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को विभाजित करके जो है वहां पर उसकी क्या निकाल सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? अगर ये भी आपसे सिंपल पूछता है तो किसी क्वेश्चन में, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि देश की कुल जनसंख्या में अगर राष्ट्रीय आय को विभाजित कर दिया जाए तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, केरल की शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो है शिशु मृत्यु दर प्रकट करता है। ध्यान रखोगे आंसर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेफिनेशन भी बनती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये हर चीज आपको माइंड में सेट करनी है अपने आप। उसके बाद है आपका चौथा प्रश्न, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय होता है? तो जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष। और जो है ये आपका यूएनडीपी में जो है इसी को निकाला जाता है। मैंने बताया ना जीवन प्रत्याशा, आपने अगर सीए, सीबी और सीसी सेट देखा है तो जीवन प्रत्याशा वहां पे हमने आपको बताया हुआ है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा जा रहा है इसकी बात करते हैं। 5 देखिए, 5 में भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? तो भारत से जो अधिक है वो है हमारा श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा? तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा जो है ये प्राप्त किए जा सकते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का अर्थ होता है? तो ये भी मैंने आपको सेट में करवाया था, जो मैंने आपको सीए, सीसी और सीबी दिया हुआ है उसमें करवाया, तो उसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो देशों के विकास की तुलना जो है औसत आय के आधार पर की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्न में से क्या प्राप्त होगा? अभी अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ा और समझ भी गए हैं, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। उसके बाद में किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था और फिर से आप बोल दोगे कि ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, अगर यहाँ पे देखिए औसत साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर और इनमें से सभी होता तो हमारा घ ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आएगा प्रति व्यक्ति आय आएगा, अगर इसमें से कोई नहीं लिखा होगा आपके ऑप्शन में। अगर यहाँ पे इनमें से सभी होता तो प्रति व्यक्ति आय भी देखते
औसत साक्षरता दर भी देखते और लोगों का स्वास्थ्य भी देखते, जो कि आपका यूएनडीपी देखता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मानव विकास वाला राज्य जो है वो है आपका केरल। तो यहाँ पे होता है आपका का ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? गैर नवीनीकरण संसाधन की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल। ठीक है, ये गैर नवीनीकरण है, इनको उत्पत्ति में लाखों वर्ष लग जाते हैं। बाकी वन तो आपके बहुत हैं, ठीक है, और जब भी आप चाहो तो लगा सकते हो और कुछ ही सालों में बढ़ जाते हैं। जल आप जानते हो पूरी पृथ्वी पे तो 70% से ज़्यादा जल ही है, और वायु ऊर्जा तो आप बंद नहीं कर सकते ना कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं है गैर नवीनीकरण, वो कौन सा है आपका? गैर नवीनीकरण खनिज तेल है। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में से कौन सा है? तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, अगर उपरोक्त सभी आए तो आपको लगा देना है उपरोक्त सभी पे। तो यहाँ पे देखो प्रति व्यक्ति आय भी है, लोगों की शिक्षा स्तर भी है और लोगों का स्वास्थ्य स्तर भी है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूछी जा रही है? ध्यान रखना, सबसे अधिक नहीं, सबसे कम पूछी जा रही है। तो कौन सा वो राज्य है इसमें से जिसकी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय मापी जाती है? तो वो आपको अच्छी तरह से पता है, आपके पड़ोस में बिहार। नेक्स्ट जो 15वां क्वेश्चन है इस चैप्टर से लिया गया है, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? अभी अभी मैंने आपको नाम भी बताया, यूएनडीपी। तो यहाँ पे घ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये हमारा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो यहाँ पर जो है इसका पहला प्रश्न, सेवा क्षेत्रक में जो गतिविधियां शामिल होती हैं वे कौन सी हैं? तो सेवा क्षेत्रक को हम कौन सी क्षेत्रक बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेवा क्षेत्रक को हम तृतीयक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेंज करके बोले कि तृतीयक क्षेत्रक में कौन सी गतिविधियां शामिल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सेम ही होती हैं। सेवा क्षेत्रक को ही तृतीयक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है सेवाएं होती हैं जो संचार संबंधी होती हैं, परिवहन संबंधी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका परिवहन, संचार और बैंकिंग, यानी कि ग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए। इसमें से संगठित क्षेत्र का कौन सा उत्तर सही होगा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है संगठित क्षेत्र के हिसाब से। तो संगठित क्षेत्र के हिसाब से जो है उद्यम वो आते हैं, वो वाले जो कारखाने, कल कारखाने या ऑफिस आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं, बदलती नहीं रहती कि आज मर्जी कल बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है इसकी बात करते हैं, निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है? तो कौन से आधार पर जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाएगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उद्यम के स्वामित्व पे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है CA सेट, अगर आपने देखा है तो आपको आंसर पता होगा, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 2005 में लागू किया गया था। निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? तो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाली क्रियाकलाप आपको बताना है, और वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आंसर हमारा प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदलते हैं। तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदलना ही क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप कहलाता है। तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। इसके बाद आ जाइए छठे क्वेश्चन पे, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? जो सार्वजनिक होता है, जो यानी कि जिस पर सभी का अधिकार होता है, वो उसका जो है निगरानी कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक जो होता है वो सरकार के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, इसमें आपके कम्युनिटी हॉल, सेंटर्स, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इसके बाद आइए सातवें प्रश्न पे, अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां पर लोग क्या होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? रोजगार में तो होते हैं परंतु उत्पादन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो यहां पर जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अल्प बेरोजगारी का अर्थ ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती हैं? तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती, अभी बताया मैं, तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक बोलते हैं। तो बैंकिंग तो सेवा क्षेत्रक है, ये तो आएगी भाई। ठीक है, उसके अलावा क्या है? किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये भी तृतीयक क्षेत्रक यानी संचार संबंधी, ये भी तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। और उसके अलावा कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें जो है आपका अध्यापन, तो अध्यापन भी किस में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो यस, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें आती हैं, तो मधु पालन जो है, मधुमक्खी पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और ये जो है आपका
तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आता। तो ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 9वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य जो है वो क्या है। सार्वजनिक क्षेत्रक का मतलब है कि ये आपका सरकार द्वारा जो है चलाई जाएंगी, और इसका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। लाभ कमाना सरकार का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे सामाजिक कल्याण और सुरक्षा जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा। टिस्को जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा देख सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट जो है इसमें लागू नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका सरकारी नियम है। टिस्को जो है प्राइवेट संस्था है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट होता है। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है क्या कहलाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका सकल घरेलू उत्पाद जो है क ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न में। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला जो 12वां प्रश्न है इसको देखिए, और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12वें प्रश्न का, अल्प रोजगार को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता है। 13वां प्रश्न है भारत में सेवा क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो सेवा क्षेत्र की जो विशेषता है इसमें क्या होता है, सबसे अधिक रोजगार जो है इसमें मिलती है सेवा क्षेत्रक में। ठीक है, सेवा क्षेत्रक में सबसे अधिक रोजगार मिलता है, यानी सेवा क्षेत्रक यानी कि तृतीयक क्षेत्रक में सबसे अधिक रोजगार है। अगर ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्रक में है, तो सेवा क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक। तो यहाँ पर जो है आपका घ ऑप्शन करेक्ट होता है। और जो यहाँ पे 14वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है आपसे सवेतन छुट्टी प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है, यानी कि आपको जब छुट्टी पे चले जाओ तो आपको वेतन भी मिले, तो वो कौन सा आपका क्षेत्रक होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा संगठित क्षेत्रक। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 15वां और अंतिम प्रश्न हमने इस चैप्टर का लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। अभी आपसे बोला सेवा क्षेत्रक होता है, तो कौन सा आप आसानी से बता सकते हैं, संचार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है कृषि और दुग्ध उत्पादन और वानिकी, ये तीनों के तीनों प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये तीनों के तीनों प्राथमिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो चलिए इसके चैप्टर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें से 10 प्रश्न जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो ये चीज मैंने आपको शायद सीबी सेट में करवाया हुआ है। ठीक है, आपने जिसने भी सीबी देखा होगा वो तो अच्छी बात है, जिसने सीए देखा होगा वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने सीसी देख लिया वो तो उसने कमाल कर दिया। सीडी हम देखते हैं कुछ ही समय में, और 28% के लिए ये पूरा वीडियो ढंग से समझ लेना, तैयार कर लेना, रट लेना, और जो भी करना है आपको कर लेना। 28% जो है आपको यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं, यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके अगर सही हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे, 28% जो है आपके स्कोर में इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, सभी ने बता दिया होगा, सभी ने सोच भी लिया होगा। यस, अधिक सिंचाई जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी भी मानी जाती है या मिट्टी है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, वो आंसर है हमारा जलोढ़ मृदा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ये भी मैंने सीए या सीबी सेट में करवाया था। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पे की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में, जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा जो है आपकी पाई जाती है, वो याद रखना गुजरात में पाई जाती है। मानचित्र मैंने आपको सीसी सेट में दिखाया था, अगर आपने उस सेट को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये काली मृदा कहाँ पाई जाती है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वन जो है मानव ने नहीं बनाया, वन खुद बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये शब्द किसने कहे, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो ये वर्ड किसके थे, ये शब्द किसके थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये शब्द जो है महात्मा गांधी ने कहे थे। तो यहाँ पे घ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, क्या कहलाते हैं, तो उसको बोलते हैं संभाव्य संसाधन। तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन से राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है। सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं दे चुका हूं, आप लोगों ने अगर वो 3 वीडियो देख लिए होंगे तो आपको मानचित्र के माध्यम से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, मृदा रिलेटेड तो कम से कम। ठीक है, तो कौन से राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल प्रदेश में जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है।
और इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्या नहीं है, देखो भूमि, जल और खनिज, ये तीनों के तीनों क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन भवन जो है ये मानव निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भवन आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीनीकरण रहेगा। ठीक है, बाकी कोयला, खनिज तेल और गैस ये सारे के सारे अनवीनीकरण संसाधनों में गिने जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपका ज्वारीय ऊर्जा जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर के तरफ। यहां पर जो हम चैप्टर ले रहे हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसके एमसीक्यू देखेंगे टोटल मिला के 15। पहला, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ये मानचित्र में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, निकोबारी कबूतर जो है स्थानिक जाति के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र हैं। तो आपका कौन सा राज्य है, तो सभी को आंसर पता होगा, मध्य प्रदेश में स्थायी वन क्षेत्र हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आपको आंसर भी पता होगा, पेरियार जो है वो कहां पर है, केरल में है। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा मानचित्र में पूछा जाता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको हम कहते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है, जो कि आपका किस में होते हैं, व्यक्ति हो या सरकार हो और समुदाय, इन सभी के क्षेत्र आते हैं, तो उनको हम अवर्गीकृत श्रेणी में रखते हैं। मैंने आपको बताया है रक्षित वन क्या होते हैं, आरक्षित वन क्या होते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो छठा प्रश्न है उसकी बात करते हैं। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है बीज बचाओ आंदोलन क्या था। तो बीज बचाओ आंदोलन जो है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न देखिए, इसमें है चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो सभी को आंसर पता है, चिपको आंदोलन यानी कि वृक्षों की रक्षा करना। तो यहाँ पे आपका ग ऑप्शन करेक्ट होता है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया, इस डेट को याद रखना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा, 1972 में इसको लागू किया गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा था। तो वो कौन सा राज्य था, तो आंसर आ जाएगा उड़ीसा। और कब रखा था, 1988 में रखा था। तो दोनों डेट याद रखना, मतलब राज्य भी और डेट भी दोनों को याद रखना है आपको। अब आते हैं हम 10वें प्रश्न पे, लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है। लुप्त जातियां किन्हें कहते हैं, यानी कि, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं, लुप्त हो गई यानी कि समाप्त हो गई हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा ये जो है इमली और आम के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम आपके 12वें प्रश्न पे। 12वां जो प्रश्न है, दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपका दुर्लभ जातियां पूछी गई हैं। तो दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा जो संख्या में कम है या सुभेद यानी कि खत्म होने के कगार पे हैं। तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं सुभेद जातियां किसे कहते हैं। तो वो भी यही चीज है, दुर्लभ जातियों को ही सुभेद जातियां कहते हैं, जो खत्म होने के कगार पे हैं। कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन सी जाति है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, वो है बिश्नोई। बिश्नोई जाति जो है काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आपका राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य जो था वो था शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। तो यहाँ पे उन्होंने 1200 हेक्टेयर वन जो है भूमि को क्या करा, एक वन के नाम कर दिया। और 15वां जो इस चैप्टर का क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है। वनों का ह्रास नहीं करता है, वो कौन सा कारक है। तो यहाँ पे देखिए, खनन से वन बिल्कुल खत्म होते हैं, तो ये तो आपका गलत है। पशुचारण से भी वन खत्म होते हैं, ठीक है। और जो है आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनेंगी, इससे भी वन काटे जाते हैं, हटाए जाते हैं। जो कारण नहीं है वो पूछा गया है, रक्षक मेखला का निर्माण करना। रक्षक मेखला का होता है जो सराउंडिंग्स में जो है आपके वहां पर वनों को बचाने के लिए बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल जो है आपका निम्नलिखित में कौन वनों के ह्रास का कारण नहीं है, रक्षक मेखला का निर्माण, जो है का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न के तरफ। हमारा चैप्टर है ये जल संसाधन। तो यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। सभी को इसका आंसर पता होगा, जवाहरलाल नेहरू ने जो है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है।
तो इसको, जो राजस्थान में छत पे वर्षा होती है उसको जब संग्रहण करते हैं तो उसका नाम जो है टाका कहलाता है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है, कौन सा दुष्प्रभाव नहीं है, तो बांध का दुष्प्रभाव जो है उसमें से कौन सा नहीं है ये बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आपका जो है बाढ़ का नियंत्रण जो है इसका दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चौथे प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका टिहरी बांध, क्योंकि ये आपके मानचित्र में भी पूछा जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, मैंने अभी अभी इससे पिछला वीडियो जो सीसी सेट करवाया था आप लोगों को उसमें बताया था मैंने, टिहरी बांध कहाँ पर है, आपका भाखड़ा नागल कहाँ पर है, सतलुज कहाँ पर है, सारे बताए थे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, चौथे प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध को बनाया गया है। इसके बाद आइए, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, यानी महासागर में टोटल जल कितना है ये पूछ रहा है। तो विश्व के, ठीक ध्यान रखना है, तो विश्व का 96.5% जो है आपका जल जो है महासागरों में पाया जाता है, 96.5%। इसके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है। अलवणीय यानी कि पीने योग्य मान सकते हो, जिसमें ज्यादा लवण होते हो हम पी नहीं सकते। तो आंसर कितना हो जाए, कुल आयतन का केवल मात्र 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका का ऑप्शन ही करेक्ट होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है, अलवणीय जल, ठीक है, अलवणीय जल, सॉरी अलवणीय जल जो पीने लायक है, हाँ ठीक है। तो अलवणीय जल का स्रोत कौन सा होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका वृषण जल भी, सतही जल भी और भौम जल, ये सारे के सारे अलवणीय जल माने जाते हैं। हालांकि अब जो है आपका इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस आ गए हैं, जो वर्षा का जल जो है वो भी अब लवणीय जल में कभी कभी, जिसको अम्लीय वर्षा बोला जाता है, तो वो बहुत ही रेयर होता है। तो अभी वर्षा का जल भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवें प्रश्न की बात करते हैं, तो सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ध्यान रखना है, सलाल बांध भी मैंने आपको सीसी सेट में करवाया था। ठीक है, तो सलाल बांध जो है कौन से नदी पे बनाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो बनाया गया है ये चेनाब नदी पे बनाया गया है। तो का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रहण के लिए निम्न में से कौन सी विधि विधि अपनाई जाती है। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो विधि अपनाई जाती है वर्षा को जल को संग्रहित करने के लिए, यानी कि उसको इकट्ठा करने के लिए, उसका नाम क्या है, गुल अथवा कुल। ठीक है, तो गुल भी बोलते हैं या कुल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे घ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और इसके बाद जो है इस प्रश्न पत्र से हमारा ये प्रश्न पत्र जो है अगले प्रश्न की बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उससे। ये हमारा चैप्टर जो है कृषि से लिया गया है। और कृषि के बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न, कौन सी एक रबी फसल है। तो आपको आंसर सभी को पता होगा, मेरे हिसाब से सभी ने रबी और खरीफ की फसलें तो रट ली होंगी। तो रबी की फसल कौन सी है इसमें से, तो आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं जो है ये रबी की फसल है। इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो एक रेशेदार फसल जो नाम है उसका जूट, जूट को रेशेदार फसल कहा जाता है। इसके बाद निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो कौन सी, काफी में या दाल में या दही में या चाय में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, चाय में जो है अग्रणी उत्पादक है। इसके बाद आइए चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न जो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है। तो रोपण कृषि में आपका, तो देखो चावल भी रोपण कृषि है, रबर भी रोपण कृषि है। ठीक है, और आपका चावल रोपण कृषि नहीं है, यस यस रोपण कृषि है, रबड़ भी रोपण कृषि है और गेहूं भी आपका रोपण कृषि है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं नहीं आएगा, उपरोक्त में से सभी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका सारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। तो कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है, तो आंसर हो जाएगा तिलहन में हमारा भारत देश अग्रणी है। इसमें आपको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार जो फसल नहीं है वो कौन सी है, कपास रेशेदार फसल है, जूट भी रेशेदार है और सन भी। रबड़ जो है रेशेदार फसल नहीं है। ये आंसर हो जाएगा आपका सही नहीं का। इसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, आंसर हो जाएगा जूट। इसके बाद है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो यहाँ पे जो है आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा फल और सब्जियां जो है जहाँ पे उगाई जाती हैं, कौन सा देश है। तो आपका फिर से आंसर आएगा भारत देश। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है
किस फसल को तैयार कर होने में 1 वर्ष लगता है? तो वो कौन सी फसल है जो 1 वर्ष में तैयार होती है? तो आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, और अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ फसलों में से कौन सी भारत की सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है? सबसे ज्यादा जो सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल वो है हमारा चावल। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत के तटीय तथा डेल्टाई प्रदेशों में उगाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फिर से चावल। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, उपयुक्त तथ्य कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कृषि भारत की 2/3 जनसंख्या को जीविका प्रदान करती है, ये तथ्य बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद आइए आपका 14वां जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया असम के कर्तन दहन प्रणाली कृषि का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन मतलब सीधी सीधी बात ये कह रहा है, कर्तन दहन प्रणाली जो है कृषि वो कौन से दूसरे नाम से जानी जाती है? तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को हम झूम कृषि या झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका घ ऑप्शन करेक्ट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के तरफ। ये हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहां से हम 10 प्रश्न करने वाले हैं। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो क्या आंसर हो जाएगा? नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? सभी को आंसर पता होगा क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1797 यानी कि 1797 में उसने आक्रमण किया था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, और कृषि संबंधी जो आपका गेहूं का जो उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, उसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, चावल के लिए कितनी चाहिए, गन्ने के लिए कितनी चाहिए, उसके लिए कितनी चाहिए, इसके लिए जो 6 नंबर का एक प्रश्न आता है आपका पूरा का पूरा 6 नंबर का 100% जो है ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि एक फसल का जो है आपको कंडीशंस बतानी है, उत्पादक राज्य बताने हैं, वर्षा कितनी है, तापमान कितना चाहिए, कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, सबका एक लाइन में उत्तर दूंगा और 6 लाइन आप प्राप्त करेंगे। एक लाइन में उत्तर देने वाला हूं और 6 लाइन प्राप्त करेंगे, जिसके लिए मैं एक वीडियो आपका अलग से डाल दूंगा, उसको देख लेना। जिसको ये 6 अंक बिल्कुल फिक्स प्राप्त करने हैं उसमें से बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का श्योर कर लीजिए, 200% या 1000% श्योर कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? उस ताकत का क्या नाम था? उस ताकत का राष्ट्र राज्य का उदय। ठीक है, उस ताकत का नाम है राष्ट्र राज्य का उदय। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? तो नहीं बताना है आपको, यानी कि नहीं था वो बताना है आपको। तो सबके लिए वयस्क मताधिकार जो है उसके लक्षणों में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला जो चौथा प्रश्न है उसकी बात करें तो यहां पे पूछा गया आपसे वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई? तो वियना कांग्रेस को जिस वर्ष में आयोजित किया था वो वर्ष था 1815। ठीक है, आपका ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाता है। इसमें निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि, यानी यह वियना संधि भी हो सकता है कांग्रेस की जगह, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, वियना संधि से संबंधित है? तो आपका 1815 में जो वियना संधि हुई उससे संबंधित व्यक्ति कौन था? तो ड्यूक मेटरनिक। आपका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट है नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो इस संधि का नाम क्या था? तो क्या आंसर हो जाएगा? इस संधि का नाम था वियना संधि। तो यहाँ पर जो है ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें पूछा गया है किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कथन किसका था? ये कथन दिया गया था मैटरनिक द्वारा। तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो वो कौन सी संधि थी आपको याद होनी चाहिए, जो यूनान देश को स्वतंत्र देश के रूप में उभार के लाया था? उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। तो यहाँ पर जो है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल संधि जो है ब ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। नवा जो प्रश्न है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो वो थे वोल्फ टॉन। तो वोल्फ टॉन जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 10वां प्रश्न, इसमें जो हमारे से पूछा गया है उस प्रश्न का आंसर देंगे। आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? शांति का, समानता का, न्याय का, स्वतंत्रता का? तो आंसर हो जाएगा न्याय का। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने देखे। अब चलते हैं भारत के ऊपर। भारत के जो प्रश्न अभी हमने कहा किस आपका जो भारत के वो देखा हमने अभी देखा जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रवाद के उदय के प्रश्न उत्तर। इसमें जो पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है आपका चैप्टर है और यहां से लिया गया है ये प्रश्न, जो इसमें हम 16-17 प्रश्न देखने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई।
कौन से सन में हुई थी, सभी को आंसर पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका 1985 में हुई थी, घ ऑप्शन करेक्ट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, आंसर क्या हो जाएगा, वोमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ग ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, तो क्या आंसर हो जाएगा, चोरी चोरा हिंसात्मक घटना के कारण। आपको सभी को पता है, ये चीज डेट भी आपको याद होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ग ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। मैंने आपको सी ए दिया था, सी बी दिया है और सी सी दिया है। अगर आपने इसको देख लिया है तो बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आपको पता है। आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें पांचवा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष कौन सा था, 1906। ठीक है, और गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था, तो वो कौन सा वर्ष था, तो वर्ष था 1917 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट होता है। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो ये जब शुरू किया गया था ये जनवरी 1920 में शुरू किया गया था, तो आंसर आपका क ही ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, अवध में जो किसानों का आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र, तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे जो है उनका नेतृत्व करने वाले थे अलूरी सीताराम राजू, यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था, तो वो कौन सी दशक थी, 1920 के दशक में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अब आते हैं हम 11वें प्रश्न पे, जिसमें पूछा गया है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो क्या आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, सभी को पता है। इसके बाद पूना पैक्ट क्या था, तो पूना पैक्ट क्या था, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूना पैक्ट जो है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक जो है, इस पुस्तक के लेखक वो जवाहरलाल नेहरू हैं, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया आप देखिए, अविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, अविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो कौन थे, तो वो चित्रकार थे। इसके बाद में द फोकलॉर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया किसने लिखी थी, तो ये जो लिखने वाले थे ये कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये लिखने वाले थे आपके अविंद्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पे आपका फिर से का ऑप्शन ही करेक्ट होता है। और सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी, किस शहर में, 1929 की बात हो रहा है जिस समय महामंदी का दौर था, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा ख। इसके बाद में द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं के संकलन वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छापी गई थी, तो इसको जो छापी गई थी वो भाषा थी तमिल। ठीक है, तो ये तमिल जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न के तरफ। ये चैप्टर है अपना लोकतंत्र के परिणाम। तो पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाजे से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो वो कौन सी चीज जो है वो लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग ऑप्शन देखिए, लोगों द्वारा अपनी मनमर्जी करने की आज़ादी जो है उसके हिसाब से नहीं होती है, लोकतंत्र में ये चीज़ नहीं होती है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है इसमें देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, तो क्या बताते हैं किए गए अध्ययन, तो आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं जो है ये बताते हैं अध्ययन, तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है इसके करेक्ट आंसर को बताता है। इसके बाद जो है आपका तीसरा प्रश्न जो है पूछा गया, निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, तो इसमें से लोकतंत्र के पक्ष में जो नहीं है वो है लोकतंत्र अन्यों की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, जो है ये उसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, तो यहाँ पर जो है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार और वैध तीनों सरकार होती है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है, तो सभी को पता है लोकतांत्रिक सरकार जो है सबसे बेहतर मानी जाती है। छठे प्रश्न की तरफ देखते हैं, इसमें पूछा गया विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से कौन सी विशेषताएं सब में पाई जाती है, तो वो कौन सी विशेषता है जो सब में पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर जो हम चूज करेंगे वो हो जाएगा आपका वैचारिक संविधान होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं और नागरिकों के अधिकार की गारंटी देते हैं, यानी कि ये तीनों सही हैं, यानी कि घ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात
अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती। तो पारदर्शिता जो है, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता वहाँ पारदर्शिता नहीं होती है। तो ये आपका क ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मंद, कम प्रभावी और साफ सुथरी ना होते हुए भी अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर जो है हम इसका रीज़न बता सकते हैं यहाँ पर देखते हुए आंसर को, कि इसका रीज़न जो हो जाएगा, यह वैध शासन व्यवस्था है बिल्कुल, और ये लोगों को अपने शासन की, लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग चुनते हैं सरकार को और अपनी शक्ति को बढ़ाने में सक्षम भी हैं, ये भी सही है, यानी कि ये सभी कारण सही हैं। तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट होता है। 9वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो 9वें प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया गया है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में से किसको हटाया गया है? तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक असमानता को हटा दिया गया है। तो क ऑप्शन ही करेक्ट होता है। इसके बाद जो है आपका 10वां प्रश्न जो पूछा गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो है यह व्यक्ति की गरिमा और आजादी को जो है प्रोन्नत करती है, प्रोन्नत मतलब बढ़ाती है, उन्नत की तरफ ले जाती है। तो इसका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ। ये अपना लोकतंत्र की चुनौतियों वाला चैप्टर। तो निम्न में से कौन लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौती है? तो क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट आंसर, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति जो है ये चुनौती है। तो यहाँ पर जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के समक्ष होती है, क्या होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की आधारभूत चुनौती जो है, मतलब आपको बतानी है इसमें कि प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के समक्ष जो है कौन सी जो है चुनौती होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विस्तार की चुनौती जो है सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सक्षम बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठतम है? तो सर्वश्रेष्ठ जो है अधिनियम कौन सा है? सूचना का अधिकार। उससे हमारे को सब कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर माना जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? लोगों का सशक्तिकरण जो है सबसे बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे जो है सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है? अपेक्षित है मतलब अच्छे लोकतंत्र के लिए मानी जाती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? वोट देने का अधिकार प्राप्त करना सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका द करेक्ट हो जाएगा, वोट देने का अधिकार प्राप्त करना। अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। यहाँ पे जो प्रश्न देखेंगे, हम देखेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला जो प्रश्न है इसको देखिए, इसमें आपसे पहला पूछा गया है, भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, तो कौन से सन में की गई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो सन 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू कर दिया गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेश में निवेश क्यों करती हैं? तो इसका रीजन क्या है? अपने अधिक लाभ के लिए, है ना, उनको लाभ कमाना है, तो अपने अधिक लाभ के लिए वो करती हैं। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? मैंने आपको सीए में इसको बताया था। अगर सीए सेट देखा है तो आपको सभी को पता होगा। आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, चेन्नई। जिसने देखा है उसको सबको पता है ये आंसर, बहुत बड़े क्वेश्चन में मैंने बताया था। फोर्ड ने जो है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा से कोलोब्रेशन करके चेन्नई में अपना संयंत्र स्थापित किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो सभी को पता है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा, तो क्या होगा? तो इसका परिणाम जो होगा, उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता हो जाएगी। जो भी उत्पादक हैं उसमें सबसे ज़्यादा जितनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगी, तो सबसे अधिक प्रतियोगिता हो जाएगी, यानी कि ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। छठे प्रश्न की बात करें, विदेशी व्यापार किनके बीच होता है? अभी अभी मैंने सीए सेट कराया था, आपको बताया था मैंने राज्यों के बीच के व्यापार को क्या कहते हैं। अभी यहाँ पे विदेशी व्यापार की बात हो रही है, तो हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक देशों के बीच जो है की जाती है उसको अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार के नाम से जाना जाता है। अगला जो 7वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? नहीं विशेषता है, तो इसकी विशेषता जो नहीं है वो क्या हो जाएगा? यह केवल अपने देश के श्रमिकों पर जो है काम करती है, वो इसकी विशेषता नहीं है। तो यह केवल अपने देश के श्रमिकों पर को काम पे लगाती है, इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर जो है सही है, केवल अपने देशों के लिए नहीं होती है, सबके लिए होती है। ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें SEZ क्या है? तो इस सेज को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, S से स्पेशल, E से इकोनॉमिक और Z से जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब सीधा सीधा आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला ही ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा भारत का निर्यात नहीं है? तो भारत का निर्यात कौन सा नहीं चीज है इसमें से आपको निर्यात नहीं करता है भारत, वो कौन सी चीज है? तो आंसर हो जाएगा उर्वरक जो है भारत निर्यात नहीं करता। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें से,
निम्न में से किसको वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ? वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ किसको प्राप्त हुआ है? यानी कि जो वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से सबसे कम लाभ किसको प्राप्त हुआ? उद्योग को तो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। ये द्वितीय क्षेत्रक में आता है, यानी कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। सेवा क्षेत्रक जो आईटी सेक्टर है, इसको भी सबसे ज़्यादा लाभ। कृषि क्षेत्रक को लाभ ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो है का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर को, जिसका उपभोक्ता अधिकार। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है, कोपारा या कोपरा का अर्थ किससे है? तो कोपरा का अर्थ जो है वो आपको बताना है। आपने सभी ने सही अंदाजा लगाया होगा कि ये जो कोपारा जो है ना, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर जो है राइट्स के लिए इसको बनाया गया था। एक मार्क प्रमाण पत्र है, किसके लिए एक मार्क लिया जाता है? अभी अभी मैंने बताया था। सीसी सेट जिसने देखा होगा और सीबी सेट जिसने देखा होगा उसको इसका उत्तर पता होगा। एग मार्क का भी बताया था मैंने, हॉल मार्क का भी बताया था। एग मार्क का क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा खाद्य तेलों के लिए, यानी खाद्य पदार्थों के लिए, तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में पूछा गया, उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को क्या कहते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उसको बोलते हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता इंटरनेशनल जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आंसर का ही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आई एस आई चिन्ह जो है, लोगो लोगो ठीक है, लोगो जो है ये देखा जा सकता है। किसके ऊपर देखा जाता है? तो आईएसआई मार्क के जितने भी चिन्ह है ना, ये बिजली के सामानों पे देखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बिजली के सामानों पर। ठीक है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जो छठा प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया, उत्पादक के घटकों की विस्तृत जानकारी निम्न में से किस के द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो कोई भी जानकारी जो हमें निश्चित की जानी है और वो भी उत्पादक के, तो वो हो जाएगा हमारे पास में सूचना पाने का अधिकार। तो यहाँ पर जो है हमारा ख ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। और सातवां प्रश्न है, भारत में उस एजेंसी को ज्ञात कीजिए या नाम बताइए जो वस्तु और सेवाओं के लिए मानक निर्धारित करती है। वो कौन सी एजेंसी है? तो क्या आंसर हो जाएगा? उसको बोला अभी अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया, कोपारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोपरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आइए आठवें प्रश्न पे। आठवें प्रश्न में पूछा गया, आप हॉल मार्क चिन्ह पाएंगे। हॉल मार्क चिन्ह कहाँ पर पाएंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? सोने के आभूषणों पर या केवल जेवरों पर, किस पे पाएंगे? तो जेवरों पर जो है इसका राइट आंसर जो है जेवरों पर ही पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, इसमें जेवर नहीं लिखा होता तो सोने के आभूषणों पर हम लिख देते, लेकिन जो है हॉल मार्क जो है जेवर पे ही पाए जाते हैं, तो आठवें प्रश्न का आंसर जेवर हो जाएगा। इसके बाद जो नौवां प्रश्न है, जिला स्तर, ध्यान रखना, जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमे की सुनवाई होती है? तो ये राशि जो जिला स्तर की राशि होती है वो 20 लाख रुपए तक को माना जाता है, यानी कि ख ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। और इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को कब अपनाया था? तो वो कौन सा सन था जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए निर्देश अपनाए गए थे? तो वो सन था हमारा 1985। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं हम अपना अगला चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये चैप्टर है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें पहला जो प्रश्न है इसको देखिए और इसके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से लोह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? सर्वोत्तम किस्म, अच्छी किस्म जो है लोह अयस्क की कौन सी मानी जाती है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। इसके बाद चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल माना जाता है? तो चूना पत्थर जो है ना, ये जो है आपका मेन सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत माना जाता है। इसका तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन आपको अच्छी तरह से पता है, कोयला को कहते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो है तांबा। यहाँ पे आपका का ऑप्शन करेक्ट होता है। और निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट और कीटनाशक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैंगनीज। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो वो कौन सा हो जाएगा? सबसे कठोर खनिज जो है आपका हीरा होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? तो वो होता है मैग्नीशियम, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, मयूरभंज और क्योंझर लोह अयस्क की खाने कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नवा प्रश्न जो है, खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। वो कौन सा खनिज है? तो सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? मैंने सीए में बताया है आपको, मानचित्र वर्क में बताया था कोडरमा किस लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस, बिल्कुल सही समझा, अभ्रक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होता है 10वें प्रश्न का। अब देखते हैं हम अगले चैप्टर के एमसीक्यू। अपना चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं।
पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दो दुरुस्त स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारों को आपस में जोड़ते हैं? तो वो कौन से दो दुरुस्त स्थित स्थानों को जोड़ने वाले गलियारे हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय और अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? पूर्ण सुरक्षित भी माना जाता है इसको, तो उस पतन का नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो पतन जो है विशाखापत्तनम माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है उसको देखिए, इसे पूछा गया उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका बैंगलोर में स्थित है। तो यहाँ पे आपका नहीं, बैंगलोर में नहीं है आपका, वो दिल्ली में है। ठीक है, उत्तरी में ना, उत्तर उत्तर की बात कर रहा है, मैं तो दक्षिण की बोल रहा हूँ। उत्तर का जो है दिल्ली में है। ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा है एसटीडी किसे कहते हैं? तो एसटीडी जो है हम कहते हैं, किसको कहते हैं? तो हमारा हो जाएगा सब्सक्राइबर ट्रंक और डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी का नाम जो है ये होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका पांचवा प्रश्न, देश का पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? कृत्रिम मतलब जो है हमने बनाया, मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम। तो वो कौन सा पुराना पूछा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुराना पतन जो है देश का वो है आपका चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? प्रथम श्रेणी की डाक जिसको समझा जाता है उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा वो है डाक व लिफाफे, डाक और लिफाफे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवें प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है? तो ये किन स्थानों के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात कर रहा है, किन स्थानों के बीच में है? तो आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद और हल्दिया। तो का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए, उत्तर दक्षिणी गलियारा किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है? तो उत्तर पश्चिम गलियारा जो है ये जोड़ता है आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी को। उत्तर और दक्षिण वाला ना, तो उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मुख्य पतन या प्रमुख पतन माना जाता है लौह अयस्क के निर्यात के लिए? तो मारमागांव जो है उस पतन को जो है लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा जो है मुख्य पतन माना जाता है निर्यात के लिए। ठीक है, मारमागांव। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है? विशेष प्रावधान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? विशेष प्रावधान जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहुंचाया जाता है। उसके बाद है आपका 11वां प्रश्न, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किन को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? तो पवन हंस जो है ये प्रदान कर रहा है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को। ठीक है, इसके बाद है आपका 12वां जो प्रश्न, इसकी बात कर लेते हैं। दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? तो दिल्ली अमृतसर जो है राजमार्ग 1 संख्या को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हमने सारे के सारे चैप्टर कर लिए और ये मानचित्र वर्क मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे कलकत्ता में 1920 में, मद्रास में 1927 में, लाहौर में 1929 में, इसको आपको दिखा देना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए मद्रास कहाँ है आपका? तमिलनाडु में, इस जगह पे दिखा दोगे। ठीक है, मद्रास में आपका तमिलनाडु में मद्रास आ जाएगा। 1927 का अधिवेशन इस तरह से दिखाओगे। और जो है आपका लाहौर का अधिवेशन जो है आप दिखाओगे थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये रहा लाहौर का अधिवेशन आप दिखा दोगे। ठीक है, ये 1929 में हुआ था। और कलकत्ता में जो हुआ था पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता का अधिवेशन जो पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे आप इस जगह पे दिखा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे दिखा दोगे इस जगह पे, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये प्रश्न आपको मैं पहले ही सेट सीए में करवा चुका हूँ। बाकी मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सा जो है आपका आंदोलन कहाँ पे हुआ था, 1917 में, 1919 में, 1922 में, 1928 में, 1930 में। कंटिन्यूअस जो है ये आपका देख सकते हो, 1917, फिर 2 साल का गैप 1920, फिर आपका कितने साल का? 3 साल का गैप 1922, फिर आपका कितने लगभग 6 साल का गैप 1928, और फिर आपका 2 साल का गैप जो है 1930। इस तरह से ये सारे के सारे आंदोलन हुए थे। नाम देख लीजिए, चंपारण, अमृतसर, चौरी चौरा और बरदौली और दांडी गुजरात में है। और कौन सा? नील उत्पादक जो आंदोलन हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, और यहाँ पे कर ना चुकाने का आंदोलन हुआ था बरदौली में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इन सभी को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं पंजाब में आपका जो है जलियांवाला बाग दुर्घटना 1919, चौरा चौरी जो है आपको दिखा देना है उत्तर प्रदेश में जो 1922 में, और बिहार में जो है आपका चंपारण में नील आंदोलन जो हुआ था चंपारण में 1917। ठीक है, और बाकी जो है आपका गुजरात में बरदौली आंदोलन 1930,
1928, ठीक है, बरदोली आंदोलन 1928, और गुजरात में ही दांडी आंदोलन इसी के बगल में ही दिखाते हैं 1930 में। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे आंदोलनों को ध्यान रखना है और आपके मानचित्र में बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। और मैंने जो प्रश्न पत्र आपको दिए हैं 3, जिसमें बोला है मैंने CA, CB और CC पढ़ लीजिए, बाकी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ उनको भी आप पढ़ते जाइए और अपने परसेंटेज को गिरने से बचा लीजिए। अंतिम आपका प्रश्न पत्र है जिसको आपको देना है। ठीक है, अच्छा रहेगा कि आप सारे प्रश्नों को ढंग से पढ़ें, एक बार जरूर सारे सारे प्रश्नों को देखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।